गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग नया ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, तो सबसे पहले वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। केमिकल वो तो आपको पता चल रहा होगा कि केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी केमिकल्स होंगे वो। एंड काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इज एक्चुअली अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट। बराबर, मीनिंग होता है मूवमेंट, मतलब केमिकल्स की मूवमेंट। हम लोग कौन से टर्म्स में लेंगे? तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लेंगे। बराबर, तो ऐसा बोल सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द reaction rates and their mechanisms, that studies the reaction rates and their mechanism. Reaction rates, that means speed of the reaction. Rate of the reaction उसका मतलब होता है speed of the reaction. तो एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स से हमें कौन से इंफॉर्मेशन मिलेगी? तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंफॉर्मेशन मिल सकता है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन, कि रिएक्शन खत्म कब होता है, टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन। ओके, चलो तो बेसिकली अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द रिएक्शन। चलो एक सिंपल डेफिनेशन बताओ, या फॉर्मूला आपको पता ही है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम, बराबर, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लेना है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। बट रिएक्शन तो कहीं दौड़ के जाने वाला नहीं है, बट जाएगा कहाँ पे? कि वो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्शन में कुछ तो होगा कि स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है जिसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, एंड जो मटेरियल बनता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनने की जो प्रोसेस है उसका रेट, उसकी स्पीड कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हमें सीखना है। बराबर, तो हम लोग क्या ले लेते हैं कि एक रिएक्शन ले लेते हैं कि जिसके अंदर R क्या है? हमारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है, बराबर, एंड वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो P में। P क्या है? प्रोडक्ट। ओके, P प्रोडक्ट है, बराबर। तो जनरली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग टाइम के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो इनिशियल अगर हम लोग ले रहे हैं टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट कितना होगा? रिएक्टेंट होगा 100%, कि अगर स्टार्ट ही नहीं हुआ है रिएक्शन होना तो प्रोडक्ट कितना बना होगा? तो 0%, कुछ बना ही नहीं होगा। चलो सेम वे अगर कोई एक टाइम ले रहे हैं, टाइम t इज इक्वल टू t1 ले लेते हैं, बराबर। तो उस टाइम पे रिएक्शन हुआ होगा, रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए होंगे। तो चलो बोल देते हैं कि रिएक्टेंट कितना बचा? 75% रिएक्टेंट बचा है, तो प्रोडक्ट कितना हो गया होगा? 25%। चलो सेम वे कोई एक टाइम ले लेते हैं, टाइम t इज इक्वल टू t2, तो t2 टाइम पे बोल देते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? चलो 50% हो गई है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 50% हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इनिशियली तो रिएक्टेंट 100% होता है, बट स्टार्ट होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस,
एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ओके, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, during the chemical reaction, the concentration of reactant decreases and the concentration of product increases, concentration of product increases। बराबर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। चलो, तो अगर इसको ग्राफ से हमें दिखाना है तो हम लोग सिंपली ऐसा दिखा सकते हैं। हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ओके, यहाँ पे बोल देते हैं क्या है कॉन्सेंट्रेशन एंड ये टाइम। ओके, तो टाइम और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 0 है। चलो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोल देते हैं कि इतनी है। ये क्या है, तो प्रोडक्ट है। बराबर, तो जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस। बराबर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। सेम वे उसके सामने क्या होगा, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। ओके, हम लोग सिंपली ऐसे ग्राफ से बता सकते हैं कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस वेदर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। बराबर, चलो, तो हम लोग रेट फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि सपोज़ आपको अहमदाबाद से कोई एक दूसरी सिटी पे जाना है। आप निकलते हो सुबह में, ओके, कार में बैठते हो, कार स्टार्ट करते हो। बराबर, और सपोज़ वो डेस्टिनेशन 50 किलोमीटर अवे है, 50 किलोमीटर दूर है और आप 1 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाते हो। बराबर, तो अगर मुझे स्पीड निकालना है तो क्या करूँगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर और टाइम है 1 आवर, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। बट एक्चुअली वो एक्चुअल स्पीड थी नहीं, वो आपकी एवरेज स्पीड थी। बराबर, वो एक्चुअल स्पीड नहीं थी आपकी। कैसे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने गाड़ी स्टार्ट की और डेस्टिनेशन तक पहुँचे, तब तक आपने स्टार्ट की ही 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्टार्ट आपने 0 से किया था, धीरे धीरे इंक्रीज़ हुई, कुछ जगह पे कम भी हुई होगी, वापस इंक्रीज़ हुई होगी, मतलब स्पीड का क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा। एंड आपने कोई एक पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए क्या निकाला है, उसका स्पीड निकाला है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे भी क्या निकाला जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे बना सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको क्या बोला जाता है, RAV बोला जाता है। फॉर्मूला है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन
यहाँ पे तो सॉल्यूशन की बात चल रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या तो फिर डिफरेंस इन टाइम। ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, बराबर, एवरेज रेट रिएक्शन फाइंड करने के लिए। चलो, तो इसके साथ साथ हम लोग एक एग्जांपल से सीखते हैं, बराबर। सपोज ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि एट टाइम T1 concentration of reactant, ओके, कॉन्सेंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, मान लेते हैं R1 है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, R1 है। चलो, सेम वे एट टाइम T1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, P1 होगा। चलो, वैसे ही एक दूसरा टाइम ले रहे हैं कि T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, बोल देते हैं R2, एंड T2 टाइम पे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, P2। ओके, चलो, तो मुझे पर्टिकुलरली रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, बट वो क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, बराबर। तो क्या हो जाएगा, वो टाइम का डिफरेंस क्या आएगा, T2 माइनस T1, एंड कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्या आएगा, R2 माइनस R1। चलो, अब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम। तो टाइम इंक्रीज हुआ, वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन R2 इज लेस देन R1। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या आएगा, आंसर नेगेटिव, एंड डिफरेंस है उसको डेल्टा सिंबल से मैं लिख रहा हूँ, माइनस डेल्टा R लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा T, बराबर। चलो, सेम वे अगर लिखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, तो क्या लिखेंगे, जैसे आगे किया था वैसे ही, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1,
चलो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम, सो P2 इज ग्रेटर देन P1, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो ये क्या निकाला है हमने, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये RAV है, RAV। ओके, चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एवरेज निकाला है उसको डिफरेंट ग्राफ की मदद से समझते हैं कि ये एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। चलो ये टाइम बोल देते हैं T, इसको बोल देते हैं कॉन्सेंट्रेशन C, यहाँ पे भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन C। ओके, सो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं रिएक्टेंट के लिए। चलो रिएक्टेंट में क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली टाइम के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, चलो तो पर्टिकुलरली T1 टाइम ऐसा बोल देते हैं कि ये क्या है, आपका T1 टाइम है। चलो इसको क्या बोल देते हैं, T1 टाइम। उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, R1 है। चलो सेम वे ये पर्टिकुलर T2 टाइम बोल देते हैं, उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, R2 है। ओके, ये टाइम क्या है, T2। चलो तो ये डिफरेंस जो हो जाएगा टाइम का, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा T बोलेंगे। ओके, एंड सेम वे यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसका जो डिफरेंस हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा R बोलेंगे। और डेल्टा R की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि R2 क्या है, लेस देन R1 है। बराबर। तो अब फॉर्मूला अगर बनाना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RAV लिखा ही है, माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। चलो सेम वे प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं। प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ओके, तो सेम यहाँ पे भी चलो कोई एक टाइम बोल देते हैं, ये टाइम है T1 एंड उस टाइम पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है P1। चलो ये टाइम बोल देते हैं T2 एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है P2। ओके, तो सेम जो यहाँ पे किया वैसा ही ये डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा T एंड डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हो जाएगा डेल्टा P। क्या होगा, पॉजिटिव होगा वो। तो मुझे लिखना है
RAV, तो क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, बराबर। तो अब बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक कि ये हमने एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन निकाला है। क्या निकाला है? एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। बट अगर चलो ऐसा करते हैं कि चलो मैं कार ड्राइविंग कर रहा हूँ, उस टाइम पे कॉल आ गया एक, ओके, ब्लूटूथ पर मैंने रखा हुआ है, कोई मुझे पूछ रहा है कि तुम्हारी स्पीड कितनी है अब, तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे बोल पाऊँगा इंस्टेंटली कि मेरी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की है, ओके। चलो 5 मिनट बाद दूसरी बार कॉल आया, चलो उस टाइम पे भी उसने यही पूछा कि मेरी स्पीड कितनी है, तो मैं उस टाइम पे भी इंस्टेंट पर्टिकुलर उस टाइम पे बोल पाऊँगा कि मेरी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर की है, ओके। तो इंस्टेंट जब बोलते हैं, बराबर, तो ऐसे रेट ऑफ द रिएक्शन को बोलेंगे इंस्टेंट, आर इंस्टेंट बोलेंगे। तो वो तो कोई भी टाइम पे निकाल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि T1 हो T2 हो, बराबर। तो चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये टाइम पे ले लेते हैं, इस टाइम पे मुझे चाहिए आर इंस्टेंट, बराबर। इतना टाइम है आपके पास यहाँ तक, रिएक्टेंट जब एक कांस्टेंट हो जाता है तब तक। सेम वे चलो यहाँ पे भी बोल देते हैं, ये टाइम है, बराबर। कैसे बनाया जाता है? तो पहले यहाँ पे क्या स्लोप ड्रॉ करना होगा, उसका स्लोप फाइंड आउट करके, क्या स्लोप फाइंड आउट करके हम लोग आर इंस्टेंट निकाल सकते हैं। तो स्लोप बनाना होगा, तो एक्चुअली स्लोप की जो वैल्यू होगी वो रिएक्टेंट के लिए क्या होगी? नेगेटिव होगी। एंड उसी को हम क्या बोलेंगे? आर इंस्टेंट बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? आर इंस्टेंट बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा? स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव होगा, किसके अंदर? तो प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर इंस्टेंट बोलेंगे, ओके। तो अगर मुझे यहाँ पे आर इंस्टेंट लिखना है, किसके लिए? प्रोडक्ट रिएक्टेंट के लिए, तो क्या होगा? उसका स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो क्या होगा? आर इंस्टेंट होगा। कैसे करेंगे? फॉर्मूला इज सिंपल, यहाँ पे डिफरेंस ही लेना है, बट क्या लेंगे? डी आर बोला है, डेल्टा नहीं लिखना है, डी आर है, डी आर बाई डी टी। आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। सेम वे यहाँ पे भी आर इंस्टेंट, तो स्लोप प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव वैल्यू होगा एंड प्लस डी पी बाय डी टी। ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो ये एक मेथड है कि जिसकी मदद से हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक और मेथड, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, बराबर। थैंक यू।